Shut up and sit down. फंक्शंस परफॉर्म्ड इन मार्केटिंग। अब देखिए मार्केटिंग में क्या क्या काम करना पड़ता है, क्या क्या फंक्शंस होते हैं, आइए उसके बारे में देखते हैं। यू हैव लर्नड दैट मार्केटिंग इज द परफॉर्मेंस ऑफ दोज बिजनेस एक्टिविटीज that direct the flow of goods and services from producers to consumers or users. Let us now learn what those activities are. These are briefly discussed hereunder. अब देखिए जो स्टूडेंट हमारे वीडियोस को लाइन से देख रहे हैं वो क्या क्या देख चुके हैं। आप ये जान चुके हैं कि जो व्यावसायिक गतिविधियां होती हैं, बिजनेस एक्टिविटीज होते हैं, वो इस चीज को ध्यान देके किया जाता है कि कस्टमर को क्या चाहिए। ठीक है, फिर हम लोग प्रोडक्ट बनाते हैं और कस्टमर तक वो प्रोडक्ट पहुंचाते हैं, चाहे माल हो या सेवा हो, गुड्स हो या सर्विसेज हो। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि क्या क्या गतिविधियां होती हैं। ठीक है, क्या क्या एक्टिविटीज होती हैं जो की जाती हैं। ठीक है, और इसको हम लोग ब्रीफली यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आइए, सबसे पहला होता है मार्केटिंग रिसर्च। सबसे पहले हम लोग को रिसर्च करना पड़ता है। ठीक है, रिसर्च क्या है? मार्केटिंग रिसर्च इन्वॉल्व्स कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ फैक्ट्स relevant to various aspects of marketing. It is a process of collecting and analyzing information regarding customer needs and buying habits, the nature of competition in the market, prevailing prices, distribution network, effectiveness of advertising media, etc. Marketing research gathers, records, and analyzes facts for arriving at rational decisions and developing suitable marketing strategies. अब देखिए, जब हम लोग मार्केटिंग रिसर्च की बात कर रहे हैं, ठीक है, मार्केटिंग को हिंदी में हम लोग विपणन कहते हैं, रिसर्च मतलब शोध। तो जब हम लोग विपणन शोध में क्या करते हैं, अलग अलग पहलुओं से जुड़ी सभी तथ्यों को इकट्ठा करते हैं कि कस्टमर का डिमांड क्या है। यह एक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत ग्राहक की आवश्यकताओं और खरीदने की आदत, बाजार का स्पर्धात्मक स्वरूप। अब देखिए, ग्राहक को क्या चाहिए, वो किस तरह से चीज़ों को खरीदता है, जो बाजार है उसमें कंपटीशन किस तरह से है, बाजार में चीज़ों की जो कीमत है, चालू कीमतें क्या हैं। ठीक है, फिर आप प्रोडक्ट बना लोगे तो उसको तो डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, तो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क क्या होगा। ठीक है, क्या क्या तरह से हम लोग एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये सभी चीज़ें हम लोग मार्केटिंग रिसर्च में करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर हमारे पास आ सकें, हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट बेच सकें। ठीक है, और इसमें जो रिसर्च होता है उसके आधार पर डिसीजंस ली जाती हैं। नेक्स्ट होता है प्रोडक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। अब एक बार आपको पता चल गया कस्टमर को क्या चाहिए, वो क्या प्राइस में चीज़ों को खरीद रहा है, कंपटीशन क्या है, तब आप ये प्लानिंग करेंगे कि क्या प्रोडक्ट बनाना है। प्रोडक्ट प्लानिंग करेंगे, उत्पाद योजना और विकास, डेवलपमेंट। As you know, marketing starts much before the actual production. The marketeers gather information regarding what are the needs of the consumers and then decide upon what to produce. So, the task of marketing begins with planning and designing a product for the customers or consumers. It can be done while modifying and improving an already existing product. अब देखिए, for example, nowadays we find much better soaps and detergent powders that we used to get earlier. Similarly, we have many new products introduced among almost on a regular basis. जैसा कि आप जानते हैं कि मार्केटिंग असली उत्पादन से बहुत पहले शुरू हो जाता है। अभी प्रोडक्शन चालू नहीं हुआ है लेकिन पहले से मार्केटिंग किया जा रहा है, रिसर्च किया जा रहा है। मार्केटियर्स, विपणनकर्ता, ग्राहक की आवश्यकताओं के बारे में सूचना इकट्ठा करते हैं और तब निर्णय लेते हैं कि क्या उत्पाद तैयार किया जाए। एक बार पता चल जाता है कस्टमर को क्या चाहिए, उसके हिसाब से प्रोडक्ट बनाना है। अतः विपणन का कार्य ग्राहक के लिए उत्पाद की योजना और उसकी रूपरेखा बनाने से शुरू होता है। इससे पहले से ही
उपलब्ध उत्पाद में कुछ परिवर्तन और संशोधन कर भी किया जा सकता है। आपके पास जो प्रोडक्ट है, अगर आपको लगे कि हाँ इसमें कुछ बदलाव कर सकते हैं, ठीक है, तो वो भी पॉसिबल है। इससे पहले अब देखिए, बोल रहा है उदाहरण के लिए आजकल हम पहले के मुकाबले बेहतर साबुन और डिटर्जेंट पाउडर पाते हैं। आज से लगभग 10 से 15 साल पहले गिने चुने कंपनियां थी जिनके प्रोडक्ट्स हमें मिलते हैं, पर आज आप अगर किसी दुकान में जाओगे तो बहुत ऑप्शंस आपको मिलेगा। इसी तरह हम देखते हैं कि निरंतर कई नए उत्पाद बाजार में आ रहे हैं। नेक्स्ट, बाइंग एंड असेंबलिंग, खरीदना और इकट्ठा करना। Buying and assembling activities as a part of marketing refer to buying and collection of required goods for resale. This function of marketing is primarily relevant to those business organizations that are engaged in trading activities. In the context of manufacturing organizations, buying and assembling involves buying raw materials and components required for production of finished goods. खरीदना और इकट्ठा करना, बाइंग एंड असेंबलिंग, विपणन मार्केटिंग के एक हिस्से के स्वरूप में खरीदना और इकट्ठा करने का अर्थ है आवश्यक माल को पुनः विक्रय के लिए खरीदना और उसका इकट्ठा करना। ठीक है, अब आप कोई प्रोडक्ट है एक बार बेच लिए तो भाई फिर से तो अरेंज करना है ना, ताकि रीसेल हो पाए। विपणन का यह कार्य मूलतः उन व्यावसायिक संगठनों से संबंध है जो क्रय विक्रय गतिविधियों में लगे हुए हैं। निर्माण से जुड़े संगठनों का के संदर्भ में खरीद और एकत्र करने का अर्थ कच्चे माल और घटकों की खरीद से है जो तैयार माल के उत्पादन के लिए आवश्यक है। आपको तो रॉ मटेरियल चाहिए, अलग अलग कंपोनेंट्स चाहिए, तब जाके आपका फाइनल प्रोडक्ट होता है। तो ये अब सभी चीज़ें जब आप ये डिसाइड कर लोगे कि आपको क्या प्रोडक्ट बनाना है, आप इकट्ठा करेंगे। नेक्स्ट लीजिए, पैकेजिंग। ठीक है, प्रोडक्ट बन गया, अब उसको पैकेट करना है, तब जाके वो कस्टमर तक पहुंचेगा। पैकेजिंग इन्वॉल्व्स पुटिंग द गुड्स इन अट्रैक्टिव पैकेट्स अकॉर्डिंग टू द कन्वीनियंस ऑफ कंज्यूमर्स। पैकेजिंग में क्या होता है कि हम लोग उपभोक्ता की सुविधा के अनुसार माल को आकर्षक डिब्बों में रखते हैं। इसका एग्जाम्पल आप शैम्पू से लीजिए। देखिए, शैम्पू की बड़ी बोतलें आती हैं, 1 रुपया 2 रुपया का पाउच भी होता है। तो अब सब कस्टमर तो बड़ा बॉटल नहीं खरीदेगा, क्योंकि एक बड़ा बॉटल का मान लीजिए 150 रुपया प्राइस है। ठीक है, हाँ वो ज़्यादा दिन चलेगा, लेकिन बहुत सारे कस्टमर हैं जो 2 रुपया 5 रुपया का खरीदना पसंद करते हैं। ठीक है, तो जैसा कस्टमर का डिमांड वैसा हम लोग का पैकेट्स। Important consideration to be kept in view in this connection are the size of the package and the type of packaging material used. इस संबंध में ध्यान में रखने की जो महत्वपूर्ण बातें हैं वे हैं पैकेज का आकार तथा माप और पैकेजिंग में प्रयोग की गई सामग्री। Goods may be packed in bottles, plastic or glass, boxes made of tin, glass, paper, प्लास्टिक, कैंस और बैग्स। अब जो आपका प्रोडक्ट है वो माल आप बोतलों में, प्लास्टिक की बोतलों में या कांच की बोतलों में पैक कर सकते हैं। अलग अलग तरह के डिब्बे आते हैं, टीन के डिब्बे, कांच के डिब्बे, पेपर के डिब्बे, प्लास्टिक के बने हुए डिब्बे, फिर थैलियाँ होती हैं। इन सभी चीज़ों में आप पैकेजिंग कर सकते हो। द साइज of the package generally varies from a few grams to a few kilograms, one piece to a number of pieces of product, or in any other suitable quantity in terms of weight, count, length, etc. पैकेज का आकार साधारणतः कुछ ग्राम से कुछ किलोग्राम के अनुसार बदला जा रहता है। जैसे कि आप बाज़ार में जाएंगे जब, तो आपको 50 ग्राम का भी मसाला का पैकेट मिलेगा, आधा किलो का भी मिलेगा, 1 किलो का भी मिलेगा। ठीक है, जैसा कस्टमर का डिमांड वैसा उसका प्रोडक्ट लेगा वो। इसी तरह किसी उत्पाद की एक संख्या से बहुत सी संख्या के अनुसार, आप मैगी यूज़ करते हो, छोटा पैकेट 1 पीस का भी मिलता है, बड़ा पैकेट 6 पीस 8 पीस का भी मिलता है। या भार, संख्या, लंबाई आदि के अनुसार पैकेज का आकार अलग अलग होता है।
Packaging is also used as a promotional tool as suitable and attractive packages influence the demand of the products. It may be noted that packaging is different from packing, which refers to putting goods in suitable containers for transportation purposes. पैकेजिंग को विक्रय संवर्धन विधियों के तौर पर भी प्रयोग किया जाता है, क्योंकि उचित और आकर्षक पैकेज उत्पाद की मांग को बढ़ाने में प्रभावशाली का भूमिका अदा करता है। ध्यान दें कि पैकेजिंग पैकिंग से अलग है, जिसका संबंध परिवहन के लिए माल को सही और उचित डिब्बों में रखने से है। अब देखिए, फिर आता है स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग, मानकीकरण और श्रेणीकरण। अब देखिए, अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स होते हैं, तो उनको ग्रेडिंग किया जाता है, उनका स्टैंडर्डाइजेशन होता है। आइए पढ़ते हैं क्या बोल रहा है। Standardization refers to development of standards for production of goods with respect to shape, design, color, and other characteristics. मानकीकरण का अभिप्राय आकार, डिजाइन, रंग और अन्य गुणों के आधार पर माल के उत्पादन के मानक को तैयार और विकसित करना है। If products are standardized, customers are able to identify a product and its characteristics very well. यदि उत्पादों का मानकीकरण किया गया है, तो ग्राहक उस उत्पाद की पहचान करने में और उसकी विशेषताओं को अच्छी प्रकार जानने में सक्षम होता है। So goods can be sold by sample or description. इस तरह माल का नमूने या विवरण के आधार पर विक्रय करना, सेल करना आसान होता है। Standardization helps in promoting the sale of product by increasing consumers' confidence in the product quality. मानकीकरण से उपभोक्ता को उत्पाद की गुणवत्ता में विश्वास दिलाकर उसे विक्रय संवर्धन में सहायता मिलती है। ठीक है, कस्टमर का हम लोग कॉन्फिडेंस जीतते हैं और प्रोडक्ट का क्वालिटी उसको लगता है और अच्छा है। पैकेजिंग जितना अच्छा होगा, कस्टमर उस प्रोडक्ट को उतना ईजिली खरीदेगा। Grading involves separating products in different classes on the basis of certain predetermined standards relating to size and quality. Grading is required in case of agricultural, forest, and mineral products such as cotton, sugarcane, iron ore, coal, timber, etc. श्रेणीकरण का अर्थ उत्पाद का आकार और गुणवत्ता से संबंधित किन्हीं पूर्व निर्धारित मानकों के आधार पर अलग अलग श्रेणियों में बांटना है। श्रेणीकरण कृषि, जंगल और खनिज उत्पादों जैसे कपास, गन्ना, कच्ची धातु, कोयला, लकड़ी आदि के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट होता है ब्रांडिंग। अब देखिए, ब्रांड बनाना बहुत ज़रूरी होता है अगर आपको ग्रो करना है तो। ब्रांडिंग मीन्स गिविंग एन अट्रैक्टिव नेम, symbol, or identity mark to the product to make a product different from others so that it is known by that name or symbol or mark. For example, Surf is the brand name of detergent powder produced by Hindustan Unilever Limited, HUL. Similarly, you must be familiar with brands like Colgate for toothpaste, Lux for soap, and so on. ब्रांडिंग का अर्थ उत्पाद को दूसरे उत्पाद से अलग दिखाने के लिए कोई आकर्षक नाम, चिन्ह या पहचान चिन्ह देने से है, जिससे वह उत्पाद उसी नाम या पहचान चिन्ह से जाना जाए। उदाहरण के लिए, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड कंपनी द्वारा तैयार किए गए डिटर्जेंट पाउडर का ब्रांड नाम सर्फ है। उसी तरह टूथपेस्ट के लिए कोलगेट, साबुन के लिए लक्स आदि जैसे ब्रांडों से आप परिचित होंगे। प्राइसिंग द प्रोडक्ट, उत्पाद का मूल्य निर्धारण। अब देखिए, प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्राइसिंग इन्वॉल्व्स डिसीजंस रिगार्डिंग फिक्सेशन ऑफ प्रोडक्ट प्राइसेस, कीपिंग इन व्यू द प्रोडक्ट कॉस्ट,
the capacity of customers to pay, and the prices of the competitive products. It is an important decision as it influences the sale and so also the profits. So pricing has to be done very carefully. अब देखिए आपका जो प्रोडक्ट है उसका दाम क्या होगा. मूल्य निर्धारण, प्राइसिंग ऑफ द प्रोडक्ट, इसमें क्या होता है, उत्पाद को तैयार करने में लगी कीमत, ग्राहक की खरीदने की क्षमता और स्पर्धा कंपटीशन में अन्य उत्पादों की कीमत जैसी बातों को दृष्टि में रखते हुए उत्पाद के मूल्य निर्धारण से संबंधित निर्णय शामिल हैं. यह एक महत्वपूर्ण निर्णय होते हैं क्योंकि यह बिक्री के साथ साथ लाभ को प्रभावित करता है. इसलिए मूल्य निर्धारण बड़े ध्यान से किया जाना चाहिए. नेक्स्ट है प्रमोशन ऑफ द प्रोडक्ट. अब प्रोडक्ट बन गया, दाम रखा गया, सब कुछ हो गया, तो भाई लोगों तक पहुंचाना होगा, लोगों को उसके बारे में जानकारी देना होगा. तब हम लोग प्रमोशन भी देखते हैं. प्रमोशनल एक्टिविटीज इंक्लूड एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन एंड पब्लिसिटी. All promotional activities involve communication with the existing and prospective customers, whereby they are made aware of the product, its distinctive features, price, availability, etc. The objective of promotional activities is to motivate the customers to buy the products. अब देखिए संवर्धन गतिविधियां. संवर्धन किसे कहते हैं? प्रमोशन को. ठीक है, प्रमोशनल एक्टिविटीज में हम लोग क्या क्या करते हैं? विज्ञापन, एडवर्टाइजिंग, व्यक्तिगत विक्रय, पर्सनल सेलिंग, विक्रय संवर्धन, सेल्स प्रमोशन और प्रचार, पब्लिसिटी, ये सब चीजें होती हैं. सभी प्रमोशनल एक्टिविटीज में शामिल हैं वर्तमान और भावी ग्राहक. अभी जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है हम लोग उसको भी देखते हैं और आगे प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स क्या क्या हो सकते हैं. ठीक है, उनसे हम लोग बातचीत करते हैं, उन्हें चीज़ों के बारे में बताते हैं जिसके द्वारा उन्हें उत्पाद, उसकी विशेषताओं, मूल्य, उपलब्धता आदि के बारे में जानकारी दी जाती है. संवर्धन गतिविधियों का उद्देश्य ग्राहकों को उत्पाद खरीदने के लिए प्रेरित करना है. नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, वितरण इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं. डिस्ट्रीब्यूशन रेफर्स टू दोज एक्टिविटीज that are undertaken for sale of products to the customers and the physical transfer thereof. डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है? वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन का संबंध उन गतिविधियों से है जो ग्राहक तक उत्पाद की बिक्री के लिए और उसके भौतिक स्थानांतरण के लिए की जाती है. द फर्स्ट एस्पेक्ट, दैट इज सेल ऑफ प्रोडक्ट, इन्वॉल्व्स यूज ऑफ मिडलमैन सच एज wholesalers and retailers whose services are used for making the products available at convenient points and helping in their sale to the ultimate consumers. पहला पक्ष अर्थात उत्पाद की बिक्री में थोक और फुटकर विक्रेता मध्यस्थ के तौर पर शामिल किए जाते हैं और उनकी सेवाएं उत्पाद को सुविधाजनक स्थलों तक लाने तथा अंतिम ग्राहक तक बिक्री के लिए ली जाती हैं. ठीक है, अब देखिए प्रोडक्ट जहां बनता है आप डायरेक्ट तो प्रोडक्शन हाउस में जाके नहीं खरीदते हैं ना, वहां से होलसेलर, रिटेलर्स, उन तक प्रोडक्ट पहुंचता है, फिर आप उनसे प्रोडक्ट लेते हैं और आप होते हैं अल्टीमेट कंज्यूमर. The second aspect, that is physical transfer, involves warehousing and transportation of goods from the point of production to the point of sale or the consumer. अब देखिए दूसरा पहलू भौतिक स्थानांतरण है जिसमें भंडारण और माल को उत्पादन केंद्र से विक्रय केंद्र अथवा ग्राहक तक पहुंचाने के लिए माल के परिवहन की व्यवस्था शामिल होती है. प्रोडक्ट मान लीजिए कलकत्ता में बना, अब बिकना है मान लीजिए दिल्ली में, तो कस्टमर तो यहाँ आ नहीं रहा है, यहाँ से प्रोडक्ट को हम लोग को दिल्ली पहुँचाना होगा, उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी चाहिए. माल कहीं रखना है तो वेयर हाउसिंग चाहिए, गोदाम चाहिए. ठीक है, आगे देखिए. द ऑब्जेक्टिव ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एक्टिविटीज इज टू इंश्योर that consumers get the goods and services at the place and time most convenient to them and in the desired quantity. अब डिस्ट्रीब्यूशन की जो उद्देश्य होती है, ठीक है, यह सुनिश्चित करना होता है कि माल और सेवाएं सुविधाजनक स्थान और समय पर
इच्छित मात्रा में उपभोक्ता तक पहुंचे। ठीक है, फिर आता है हमारा सेलिंग। अब दुकान तक माल पहुंच गया है तो भाई अब तो उसको बेचना होगा ना। सेलिंग को हिंदी में हम लोग कहते हैं विक्रय। सेलिंग is an important function of marketing whereby the ownership of goods and services is transferred from the seller to the buyer for a consideration known as price. विक्रय, सेलिंग का एक महत्वपूर्ण कार्य है जिसके द्वारा माल और सेवाओं का स्वामित्व विक्रेता से क्रेता के पास मूल्य के बदले किया जाता है। अब इसको ध्यान से सिंपल वर्ड में समझिए। आप सेलर हैं, ठीक है, तो आप कौन हुए? विक्रेता। हम कस्टमर हैं तो हम हो गए क्रेता। हम आपके पास आते हैं, क्यों? हमको प्रोडक्ट चाहिए। अब प्रोडक्ट के लिए भैया हम आपको पैसा देंगे, मूल्य देंगे। जब हम आपको मूल्य देंगे तो वो जो प्रोडक्ट आपका था, अब वो प्रोडक्ट हमको आप बेच दिए, वो प्रोडक्ट मेरा हो गया, बदले में आप पैसा ले लिए। To initiate and complete the process of selling, the seller has to inform the prospective buyer about availability of goods, the nature and uses of products, their prices, and the needs of the customers that may be effectively satisfied by the product. In the process, he arouses customers' interest in the product and persuades them to buy it. अब देखिए, हम लोग को माल बेचना है, ठीक है। विक्रय की प्रक्रिया को शुरू और पूरा करने के लिए विक्रेता को भावी खरीदार को माल की उपलब्धता के बारे में बताना होगा। कस्टमर को बताना होगा कि प्रोडक्ट अवेलेबल है, प्रोडक्ट का नेचर क्या है, प्रकृति क्या है, उससे क्या क्या लाभ है वो बताना होगा। मूल्य तथा वस्तु उसकी कौन सी आवश्यकता को पूरा करती है, कस्टमर के कौन से नीड को सेटिस्फाई करेगा, इसके बारे में हमें कस्टमर को बताना होगा। इस प्रक्रिया में वह ग्राहक की उत्पाद में रुचि पैदा करता है और उसे क्रय करने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, आगे देखिए। फिर आता है स्टोरेज एंड वेयरहाउसिंग, संग्रहण और भंडारण। स्टोरेज रेफर्स टू होल्डिंग एंड प्रिजर्विंग गुड्स फ्रॉम टाइम ऑफ देयर प्रोक्योरमेंट और प्रोडक्शन टिल द टाइम ऑफ देयर सेल। संग्रहण किसी उत्पाद को क्रय करने अथवा उत्पादन के समय से उसे विक्रय के समय तक सुरक्षित रखने के समय से है। In other words, storage involves making suitable arrangements for preserving the goods till they are bought by the consumers and delivered to them. दूसरे शब्दों में संग्रहण का अर्थ वस्तुओं को ग्राहकों द्वारा खरीदने और उन तक पहुंचाने से पहले उसे सुरक्षित रखने के लिए उचित व्यवस्था करना है। Warehousing is synonymous to storage but is normally used for large scale storage facility for goods and commodities. भंडारण संग्रहण का पर्यायवाची है, ठीक है, लेकिन साधारणतः इसका प्रयोग बड़े पैमाने पर माल और वस्तुओं को सुविधाजनक रखने के लिए किया जाता है। आप प्रोडक्ट बेचना है भाई तो आपको उसको कहीं तो रखना होगा, स्टोर करना होगा, वेयर हाउसिंग आपको जरूरी है। यू मस्ट हैव सीन कोल्ड स्टोर where vegetables like tomato, cabbage, potato, etc. are stored to be consumed throughout the year. In marketing, it is essential to store raw material and finished goods to be used later by the company for production or for resale. आपने कोल्ड स्टोरेज, जिसको हम लोग शीतागार कहते हैं, देखे होंगे, जहां साल भर के उपयोग के लिए सब्जियों जैसे टमाटर, बंदा गोभी, आलू आदि का भंडारण किया जाता है। मार्केटिंग में कच्ची सामग्री और तैयार माल का भंडारण किया जाता है ताकि कंपनी बाद में उत्पादन कर सके या उसका वापस से विक्रय कर सके, रीसेल कर सके। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन रेफर्स टू द फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। परिवहन में क्या हो रहा है? परिवहन का अर्थ माल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भौतिक रूप से पहुंचाना है। In marketing, transport as an activity refers to physical movement of raw materials,
as well as finished goods from the place of production to place of consumption. मार्केटिंग में, विपणन में एक गतिविधि के तौर पर परिवहन का अर्थ कच्चे और तैयार माल को उत्पादन स्थल से उपभोग या उपयोग के स्थल तक भौतिक रूप से पहुंचाना होता है. Goods are transported through various means like railways, roadways, waterways and airways. माल को विभिन्न साधनों जैसे रेल के द्वारा, सड़क के द्वारा, पानी के रास्ते और हवाई रास्ते पहुंचाया जाता है. For heavy and bulky goods, the railways and waterways are the best. भारी एवं बड़ी मात्रा के माल को रेल अथवा जल मार्ग से भेजना सबसे अच्छा होता है. For other goods, it depends upon the demand, cost involved, urgency, nature of the goods, etc. Does it decide about a suitable means of transportation? अन्य मालों के परिवहन के लिए माल की मांग, मूल्य की लागत, अत्यावश्यकता, माल का प्रकार आदि बातों को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया जाता है कि उसे किस उचित परिवहन से भेजा जाए.